हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से स्टडी विद गुरुजी में। मैं आज लेकर आया हूं बायोलॉजी का। मैं आज पहला टॉपिक लेकर आया हूं कक्षा 11 से, जो आप अगर टीजीटी एग्ज़ाम दे रहे हैं या अन्य कोई आप बायोलॉजी से संबंधित कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या पीसीएस या कोई भी एग्ज़ाम, तो उससे संबंधित हम आज टॉपिक लेकर आए हैं। सबसे पहले सजीव, यानी हमें सबसे पहले समझना होगा कि जो लिविंग बींग्स होती हैं यानी सजीवों का जगत क्या होता है। यानी हमें सबसे पहले समझना होगा कि जो लिविंग वर्ल्ड है, ये संसार क्या है, आखिर जीव ही क्या होता है, यानी सजीव कौन होते हैं, लिविंग बींग्स कौन होती, इनको समझना होगा। इनके लक्षण क्या होते हैं, इनके करैक्टर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप विधिवत हम समझाएंगे। बस आपको पैसेंस बनाकर धैर्यपूर्वक देखना होगा। लास्ट तक वीडियो आप देखिए, फिर उसके बाद कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि किस तरह आपको लगा, और हम इसी तरह पूरी श्रृंखला आपको लेकर आपके सामने आएंगे। तो आइए चलते हैं, हम सबसे पहले लिविंग थिंग्स समझ लेते हैं। आइए चलें। तो पहला ही टॉपिक आपके सामने है जीव जगत। यानी हम बात करें, अगर बायोलॉजी की बात करें, तो बायोलॉजी में या जीव विज्ञान में देखा जाए, हम जीवों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो जीव विज्ञान होती है, उस जीव विज्ञान को हम कहते क्या है, बायोलॉजी। बायोलॉजी कहते हैं और बायोलॉजी कहते हैं। और इसका सबसे पहले श्रेय किसको जाता है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो अगर जनक की बात की जाए तो हम कहेंगे जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। क्योंकि सबसे पहले अगर जीवों के बारे में अध्ययन किया है किसी ने, तो अरस्तु साहब ने किया है। तो हम कह सकते हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के जनक कौन है, अरस्तु हैं। अरस्तु हैं। फिर इस जीव विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया गया। एक हो जाएगी जंतु यानी प्राणी विज्ञान, और दूसरी हो जाएगी वनस्पति या पादप विज्ञान भी कहते हैं। वनस्पति या पादप विज्ञान, इसे हम कहते हैं जूलॉजी और इसे कहते हैं बॉटनी। यानी आपको सबसे पहले ये समझना है कि जीवों का अध्ययन हम किस शाखा में करेंगे। विज्ञान की वो कौन सा टॉपिक है, कौन सी वो प्रकरण है, कौन सी वो विषय है जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे, तो वो शाखा है जीव विज्ञान। कौन सी शाखा है, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को हम कहते हैं बायोलॉजी। यानी सबसे पहले जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में ही हम जीवों का अध्ययन करेंगे। और जीवों का अध्ययन करेंगे तो जनक कौन है इसके, इस शाखा के जनक हैं अरस्तु साहब। जनक अरस्तु साहब हैं। और इसी प्रकार अरस्तु का नाम अगर और लिया जाए तो हम कहेंगे जंतु विज्ञान। यानी जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान यानी वनस्पति यानी पादप विज्ञान, जिसे हम कहते हैं बॉटनी। और इस प्रकार जूलॉजी के भी जनक कौन हैं, अरस्तु ही हो जाते हैं। जूलॉजी के भी जनक अरस्तु ही हो जाते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं और जंतु विज्ञान के भी जनक भी अरस्तु हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये जनक हो जाएंगे। तो हमें अब आज अध्ययन क्या करना है, जीव विज्ञान का। और जीव विज्ञान में देखा जाए तो सबसे पहले जीव आ रहा है। अब विज्ञान माने होता है वो शाखा जिसमें हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, तो किसी भी टॉपिक का, किसी भी प्रकरण का। तो यानी विज्ञान का मतलब ही होता है क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना, जीवों का। तो यानी हमें जीवों का आज अध्ययन करना है। और इस प्रकार आपने जाना कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का मतलब क्या है, जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं। जनक इसके अरस्तु हैं। इसकी प्रमुख दो शाखाएं हैं। बाकी जीव विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन प्रमुख दो शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं कि जीव ही किसे कहते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं जीव ही किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले जीव यानी सजीव को समझते हैं। लिविंग बींग्स यानी लिविंग थिंग्स कौन सी हैं, उनके बारे में हम समझ लेते हैं। इस धरती पर देखा जाए, इस धरती पर यानी इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में बहुत सारे ऐसी वस्तुएं हैं जिसे प्रकृति ने बनाया है। प्रकृति ने यानी इस नेचर ने उनका निर्माण किया है। और इस नेचर ने निर्माण किया है तो जैसे पहाड़ हैं, जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, जल है, मृदा है, बहुत सारी चीज़ें बनाई गई। अब हमें इनमें से ये पता करना है कि कौन सी सजीव है, कौन सी निर्जीव है। कौन सी सजीव है, कौन सी निर्जीव है, यानी कौन सी लिविंग थिंग्स है और कौन सी लिविंग थिंग्स नहीं है। इसकी जानकारी पता करनी है तो हमें तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए करैक्टर उसका क्या होगा, मतलब उसके लक्षण क्या होंगे, उसकी विशेषताएं क्या होंगी, उसकी क्वालिटीज़ क्या होंगी।
और जब तक हम क्वालिटीज़ नहीं जानेंगे तब तक हम सही पहचान नहीं कर सकते, तब तक हम सही पहचान नहीं कर सकते। जैसे आप भी एक स्टूडेंट हैं, आप हमारे मित्र हैं, तो इस प्रकार आप देखिए कि आपके कोई ना कोई रिश्तेदार रहे होंगे। अब कोई रिश्तेदार आया है आपके वहाँ, तो उसको आप कुछ ना कुछ नाम देंगे, भाई फूफा कहेंगे, फूफा जी कहेंगे, चाचा जी कहेंगे, मामा जी कहेंगे, कुछ ना कुछ कहेंगे। लेकिन कहेंगे तब जब आपको पता होना चाहिए कि रियल में हमारे रिश्ते में क्या लगते हैं। और जब तक आप सही रिश्ता नहीं जान पाएंगे तब तक उनको आप कहेंगे तो गलत भी हो सकता है। इसलिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि ये हैं कौन, हैं कौन, यानी हमारे पिताजी के जो बहन हैं उनके पति हैं, या हमारी माता जी जो हैं उनके भाई हैं। तो उस हिसाब से हमें पता लगाना होगा कि कौन हैं, तब हम जान पाएंगे। और जब हम जान जाते हैं तो सही रिश्ते की हम पहचान करके उनको मामा जी या फूफा जी या अंकल जी कह देते हैं। तो इसी तरह आपको सबसे पहले समझना होगा। कुल मिलाकर हमारा कहना है लक्षण यानी विशेषताएं हमें जाननी होंगी। तो आइए चलते हैं। हमने कहा इस धरा पर यानी इस पृथ्वी पर इस वर्ल्ड में देखा जाए अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं जिसे प्रकृति ने बनाया है। हमने पहले बताया जो अनेक आवासों जैसे जल, स्थल, वायु, पहाड़, जंगल आदि में पाए जाते हैं। मतलब बहुत सारे आवास बनाए गए हैं या हैं पहले से विद्यमान। उन सभी आवासों में अनेक प्रकार की वस्तुएं विद्यमान हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं। अब उन वस्तुओं में हमें ये पता लगाना है कौन सजीव है कौन निर्जीव है। तो हमें अब पता होना चाहिए उसकी विशेषताएं, क्वालिटी पता होनी चाहिए कि सजीव कहते किसे। तो पहले हमें ये पता चल जाए सजीव कहते किसे। आइए चलते हैं। तो हमने कहा जिन वस्तुओं का संगठन रसायनों से हुआ है। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका रसायनों के कुल मिलाकर देखा जाए तो रसायन से ही बनी है। रसायन से, जैसे अब ये हमने शर्ट पहन रखी, शर्ट भी एक प्रकार का रेशा है। अब रेशा है तो वो भी केमिकल यानी रासायनिक तत्वों का ही बना होता है, यानी टोटल सब रसायनों से ही बने होते हैं। तो इस प्रकार रसायनों से तो सबका निर्माण है। यहाँ से तो हमने देख लिया कि रसायनों से निर्मित होना चाहिए, ये तो क्लियर हुआ। लेकिन उसके आगे कह रहा है तथा अनेक प्रकार की उपापचयी मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाएं करता हो। अब मेटाबॉलिज्म समझना होगा। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कुछ ऐसी प्रक्रियाएं शरीर में होती हैं जिनके द्वारा या तो ऊर्जा बनती है या तो ऊर्जा देनी पड़ती है, या तो ऊर्जा बनती है या तो देनी पड़ती है। तो इन प्रक्रियाओं को हम मेटाबॉलिज्म या उपापचयी प्रक्रियाएं कहते हैं। यानी कुछ पदार्थों जटिल कार्बनिक पदार्थ से सरल बन जाते हैं या तो सरल बहुत सारे मिलकर जटिल बना लेते हैं। तो यही उपापचयी प्रक्रियाएं कहलाती। यानी वो उपापचयी क्रियाएं करते हों तो हम कह देंगे वो सजीव हैं। तो यानी यहाँ पर एक बात निकल कर आई कि उपापचयी क्रियाएं करते हों। यहाँ से एक बात निकल कर आई जिसमें उपापचयी प्रक्रियाएं होती हों जिन वस्तुओं में, उन्हें हम सजीव कह सकते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त कह रहा वृद्धि करते हों। वृद्धि का मतलब होता ग्रोथ, वृद्धि का मतलब होता ग्रोथ, मतलब एक समय के अनुसार उनमें धीरे धीरे वृद्धि हो रही हो, बढ़ रहे हों, यानी बढ़ने की प्रोसेस हो रही हो। जो वृद्धि करते हैं धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, उनमें ग्रोथ होती रहती है। तो ऐसे जीवों को भी हम, ऐसे हम वस्तुओं को भी जीव कह सकते हैं क्योंकि वृद्धि कर रहे हैं। अब देखा जाए जैसे आपके घर में बहुत सारी वस्तुएं होंगी, जैसे कुर्सी होगी, मेज होगी, टीवी होगी, पंखा होगा, तखत होगा या सोफा होगा। क्या वो समय के साथ वृद्धि कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अब आपके घर में जो अन्य जीव हैं, जैसे आप आस पड़ोस देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस मनुष्य आदि देखते हैं, तो वो समय के साथ देख रहे हैं बढ़ रहे हैं। तो बढ़ रहे हैं तो यानी वृद्धि कर रहे हैं। तो वृद्धि करने से हमें ये स्पष्ट हो रहा है कि सजीवों में ही वृद्धि होगी। यहाँ से एक स्पष्ट हो रहा, तो हम कह सकते हैं कि वृद्धि करते हों। पहला हमने क्या बताया? उपापचयी क्रियाएं करते हों। दूसरा हमने बताया वृद्धि करते हों। और तीसरा हम कहना चाहते हैं प्रजनन। प्रजनन का तात्पर्य होता है अपने ही जैसी संतानों का निर्माण करना। अब जैसे घर में आपके मोबाइल है, टीवी है, तो उसमें ऐसी कोई तो प्रोसेस या प्रक्रिया नहीं होती कि एक टीवी से दूसरी टीवी साल भर में तैयार हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। या आपके घर में कार है तो कार से एक दूसरी कार बनकर तैयार हो जाए, ऐसा नहीं होगा। या मोटरसाइकिल, उससे एक मोटरसाइकिल तैयार हो जाए। किताब है, उससे एक दूसरी किताब बनकर तैयार हो जाए, ऐसा कोई संभव नहीं। लेकिन जो जीव होते हैं जैसे गाय भैंस कुत्ता बिल्ली या मनुष्य, उनके द्वारा उसमें एक ऐसी प्रक्रिया होती है रिप्रोडक्शन, जिसे हम प्रजनन कहते हैं, जिससे अपने ही जैसी, अपने ही
गुण रखने वाली संतान का निर्माण हो जाता है। अब जैसे पादप में भी बात की जाए, जैसे आप विभिन्न प्रकार की फसलें बोते हैं, गेहूँ है, धान है, चना है, ये सब आपने देखा होगा, बोते हैं किसान लोग। तो वो जब गेहूँ बोते हैं तो गेहूँ ही तैयार होता है, उस बीज से गेहूँ ही तैयार होता, उसका पौधा तैयार होता, पौधे से फिर बीज आते हैं, उसमें बहुत सारे फिर बीज तैयार हो जाते हैं, उन बीजों से फिर एक तैयार हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है प्रजनन, अपनी ही संतानों को जन्म देते हैं और इस प्रकार जीवन की निरंतरता बनी रहती, समाप्त नहीं होगा किसी भी जीव जाति का जो स्तर है या उसकी स्थिति है या जीव है, वो समाप्त कभी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? उसके लिए जिम्मेदार है प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। तो ये सिर्फ सजीव में होता, अन्य निर्जीव में नहीं होगा। तो एक हम कह सकते हैं प्रजनन है, दूसरा हम कह सकते हैं गति। गति का मतलब होता मूवमेंट। तो मूवमेंट का मतलब होता है जितने भी जीव होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, स्वतः ही मूवमेंट करते हैं। क्योंकि मूवमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम बाह्य कोई क्रिया द्वारा कर सकते हैं, एक स्वयं कर सकते हैं। बाह्य का तात्पर्य यहाँ पर यह होता है कि जैसे ट्रैक्टर आपको चलाना है, कार चलाना है, तो कार मूवमेंट कर रही, लेकिन कार मूवमेंट कर कैसे रही? उसको कराने वाला कोई सजीव होगा तब कर रही है। ट्रैक्टर आप चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो कौन कर रहा मूवमेंट? मूवमेंट तो कोई जीव करा रहा होगा, लेकिन इसमें स्वतः मूवमेंट होगा। जैसे हम ही हैं, हम हाथ पैर चला पा रहे हैं, हम यहाँ से वहाँ जा पा रहे हैं। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली भी देखा होगा, यहाँ से वहाँ चल पा रहे हैं, यानी मूवमेंट कर पाते हैं। फिर आप कहेंगे पेड़ पौधों में नहीं होता है। पेड़ पौधे भी स्थिर रहकर, अपनी जगह पर स्थिर होकर मूवमेंट करते रहते हैं। और कुछ जो सूक्ष्म जीव हैं वो एक जगह से दूसरे स्थान पर भी मूवमेंट कर लेते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पर भी मूवमेंट कर लेते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे जिनमें मूवमेंट यानी गति होती हो उन्हें भी हम सजीव कहेंगे। अगला हमने कहा संवेदनशीलता। संवेदनशीलता यानी संवेदनशीलता का मतलब होता है हमारे अंदर विभिन्न प्रकार की ऐसी प्रोसेस होती हैं जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, उनको महसूस करते हैं। हम उनको महसूस करते हैं, हमारे अंदर इमोशन होते हैं। जो सजीव होते हैं, कहने का तात्पर्य जो सजीव होते हैं उनमें इमोशन होते हैं और उन इमोशन को वो ग्रहण करते हैं, उनके प्रति संवेदित होते हैं और संवेदित होते हैं, उसके प्रति प्रतिक्रियाएं भी कर देते हैं, प्रतिक्रियाएं भी देते हैं। जैसे आप देखिए बहुत तेज़ ध्वनि हम सुने तो एकदम से कान बंद कर लेते हैं और आँखें, तो मतलब हम उसके प्रति संवेदित हो रहे हैं। या हमें ठंड लगे तो हम कांपने लगते हैं, हमें अधिक गर्म लगे तो उसके प्रति भी संवेदित होते हैं। तो यानी जितने भी जीव होते हैं उनमें संवेदनाएं होती हैं, चाहे वो जंतु हो, प्राणी हो, चाहे वनस्पति हो। अब बात करें जैसे जंतु है, वनस्पति है, तो वनस्पति क्यों लाएं? तो वनस्पति की अगर बात की जाए तो वनस्पति तो नहीं करती, आप लगेगा कि उसमें तो ये संवेदनाएं नहीं होती हैं, लेकिन इसकी भी जानकारी मिल गई है। जैसी बोस साहब ने बताया कि पौधों में भी संवेदनाएं होती हैं। भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने बताया, जगदीश चंद्र बसु ने बताया कि पौधों में भी संवेदनाएं होती हैं, उसके लिए उन्होंने एक मीटर भी बनाया था, किस्कोग्राफ, तो उसके द्वारा पता चल जाता है। तो यानी अब हम बताएंगे कैसे। तो आप देखिए सूरजमुखी का पौधा होता है, सूरजमुखी का पौधा देखो प्रकाश के प्रति संवेदित है, प्रकाश के मोमेंट होने पर प्रकाश की प्रति मुड़ने लगता है, यानी प्रकाश के प्रति संवेदित है। छुई मुई का पौधा आपने सुना होगा, टच करते ही उसमें संवेदनशीलता होती है, उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। या सूर्यास्त होने पर बहुत सारे पौधे की पत्तियां आपस में चिपक जाती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। या सुबह जब सूरज की किरणें सुबह सुबह पड़ती हैं तो बहुत सारी जो कलियां होती हैं, वो कलियां जो होती पुष्प में कन्वर्ट हो जाती हैं। अभी हो रही हैं, तो यानी ये क्या है, ये सूर्य के प्रति या ध्वनि के प्रति। और जितने भी पौधे होते हैं, यहाँ पर हम एक बात और बताएंगे, पौधे जितने होते हैं वो सब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गति करते हैं। उनका जो तना होता है, यानी पौधों में दो भाग होते हैं, ये अगर हम मृदा मान लें, अगर हम ये पौधा मान लें, ये पौधा है और नीचे की ओर जड़ होती, तो यहाँ पर देखा जाए इसे हम कहेंगे प्ररोह और इसे कहेंगे जड़। तो यहाँ पर देखा जाए प्ररोह जो है ये धरती है आपकी, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी में एक बल काम करता है जिसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, यानी गुरुत्व जो बल है, गुरुत्व बल, अब गुरुत्व बल क्या करता है, प्रत्येक वस्तु को अपनी नीचे क्यों खींचता है, सभी वस्तुओं को नीचे खींचता है। लेकिन जो आपका प्ररोह है, यानी ये जो तना है
यानी जो स्टेम है ये क्या करेगा, ये गति हमेशा ऊपर की ओर जाता है। यानी हम कह सकते हैं जितने पौधे होते हैं, जितने लगभग पौधे होते हैं, वो सब क्या करते हैं, पृथ्वी की गुरुत्व के विपरीत दिशा में गति करते हैं। तो ये भी संवेदनशीलता है एक प्रकार की। और जबकि जो जड़ तंत्र होता है वो पृथ्वी के अनुकूल दिशा में करता है, वो तो भाई नीचे ही जाता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि संवेदनशीलता भी सभी जीवों में विद्यमान होती है। इसके अलावा श्वसन है, रिस्पायरेशन जिसे हम कहते हैं, इसके अलावा पोषण यानी न्यूट्रिशन, ये सारी प्रोसेस भी सजीव करते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं जितने भी जीवधारी होते हैं उनमें उपापचय की क्रिया होती है, उसमें संवेदनशीलता होती है, उसमें वृद्धि होती है, उसमें प्रजनन प्रक्रिया होती है, उसमें श्वसन होता है, उसमें प्रजनन होता है, उसमें साथ में और क्या होता है, न्यूट्रिशन यानी पोषण। ये सारी प्रोसेस जिसमें हो रही होंगी उसी को हम सजीव कह सकते हैं। तो अब इन सजीवों के लक्षण जो थे उनको हम डिटेल में समझते हैं। आइए चलते हैं क्या होते हैं, हम इनकी बात कर लेते हैं। तो देखेंगे ये संवेदनशीलता आदि क्रियाएं भी संपन्न करते हैं, उन्हें सजीव कहते हैं। जैसे प्राणी और पेड़ पौधे, जितने भी धरती पर प्राणी हैं, चाहे वो एक जीव हों, एक कोश के हों, बहुकोश के हों, चाहे पेड़ पौधे जितने भी हों, शैवाल हों, एक कोश के हों, बहुकोश के हों, कोई भी हों, सभी प्रकार के जो पेड़ पौधे और प्राणी होते हैं वो सभी सजीव ही होते हैं, जिनमें ये सभी प्रक्रियाएं हो रही होती। तो यहाँ से सबसे पहले जीव विज्ञान को अगर समझना चाहते हैं तो सबसे पहले जीवों को समझना होगा। जब तक हम बेसिक तरीके से जीवों को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बढ़ना चाहेंगे लेकिन नहीं बढ़ पाएंगे, सही बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो अब हम एक एक करके सारी समझते हैं। लिखा है सजीवों के लक्षण यानी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, यानी जो लिविंग बींग्स होती हैं उनके क्या क्या करेक्टर्स होते हैं, उनकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं। तो हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले वृद्धि यानी ग्रोथ, और अभी हमने ग्रोथ को बताया है कि ग्रोथ क्या होती है। सभी जीवधारी क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो इसको अगर हम लिखकर बताना चाहें तो कैसे लिखेंगे, वैसे हम बोल रहे हैं उसको आप सुनकर लिख सकते हैं, हम बोल देते हैं सुनकर लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक लाइन लिखना चाहेंगे क्या, सभी तो यहाँ से आपको एक बात ये समझनी होगी कि जितने भी जीवधारी होते हैं वो सभी क्या करते हैं, ग्रोथ यानी वृद्धि करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यही हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वृद्धि, क्योंकि वृद्धि को समझ लिया तो सब कुछ आपको बेहतर समझ, क्योंकि वृद्धि एक ऐसा गुण है जो सजीव में पाया जाता है और बहुत बेसिक तरीके से पाया जाता है, क्योंकि वृद्धि अन्य जो हैं जो वस्तुएं हैं वो नहीं कर सकती। भाई ये पेन है, हम चाहे इसको 2 साल रख दें, इसी तरह 3 साल रख दें, लेकिन ये पेन उतने बड़ा रहेगा, इसमें कोई भी वृद्धि नहीं होगी। लेकिन अन्य जीवधारी जो होते हैं अब वो देखो समय के साथ बढ़ते रहते हैं। तो यानी वृद्धि, अब वृद्धि करते कैसे, क्योंकि उनमें होता है कोशिका विभाजन, उनमें होता है कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन होता है, और उस सेल डिवीजन से ही क्या कर पाते हैं, सेल डिवीजन से ही क्या कर पाते हैं, नए कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। नई कोशिकाओं का बनना ही क्या करता, आकार और उनके शरीर लंबाई आदि में वृद्धि कर देता है। तो आप कह सकते हैं जंतुओं में एक निश्चित समय तक तथा पौधों में जीवन पर्यंत तो यहाँ से एक बात और समझनी है कि वृद्धि तो होती है, लेकिन कैसे होती है, कैसे होती। तो जितने भी प्राणी इस संसार में हैं, चाहे एक कोश की अमीबा हो, चाहे बहुकोश के हम आपके सामने खड़े हैं, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली कोई भी हो,
चाहे आप देखिए अमरूद का पेड़ हो, लिप्टिस का पेड़ हो या अन्य ट्रीज़ हैं बहुत सारे, तो उनमें वृद्धि तो होगी, ये कन्फर्म है। लेकिन बस यहाँ से एक डिफरेंस ये निकल कर आता है कि जितने प्राणी होंगे उसमें एक समय तक होगी, एक निश्चित समय तक वृद्धि होगी, जबकि जो पौधे होते हैं उनमें जीवन पर्यंत वृद्धि होती रहती, पूरे वर्ष वृद्धि होती है, पूरे जीवन वृद्धि होती। तो इसीलिए हमने देखो लिख रखा है क्या कि जंतुओं में एक निश्चित समय तक तथा पौधों में जीवन पर्यंत वृद्धि होती है, पूरे जीवन भर वृद्धि। तो पौधों में पूरे जीवन वृद्धि होती रहती। तो अब आप तो वृद्धि तो समझ गए हैं, यानी ग्रोथ को समझ गए। सभी जीवधारी क्या करते हैं, ग्रोथ यानी वृद्धि करते हैं। अब आगे हम चलते हैं दूसरे लक्षण की ओर। ये लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ये बताता है कि हम जीव हैं कि नहीं है। दूसरा बता रहा उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म अभी हमने बताया था, जिन प्रक्रियाओं के द्वारा कुछ नए पदार्थ सृजित होते हैं, नए पदार्थों का निर्माण होता है। अब हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिसे हम शोषण करते हैं, या जितने भी जीव हैं सब शोषण करते हैं, पोषण करते हैं, ये सारी क्रियाएं करते हैं। और उन क्रियाओं के द्वारा कुछ नए पदार्थों का सृजन भी होता होगा, और कुछ पदार्थ जो हैं मिलकर वो समाप्त भी होते होंगे। तो ये जो प्रक्रियाएं हो रही इसी को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म या उपापचयी प्रक्रियाएं। और ये सिर्फ सजीव में ही होती हैं। भाई कोई भी वस्तु निर्जीव है, जैसे निर्जीव है तो उसमें वो मेटाबॉलिज्म नहीं होंगी कि एक नया पदार्थ बनाती हो, उन्हीं के द्वारा एक नया पदार्थ बन जाता हो या उनके द्वारा ऊर्जा बनती हो। तो ये सारी नहीं, ये सजीव में ही लक्षण पाया जाता है। बहुत सारे ऐसे उपकरण बन गए हैं जिनके द्वारा ऊर्जा बनाई जा सकती है, लेकिन फिर भी सजीव में स्वतः होती रहती। तो इसे हम कैसे स्पष्ट करेंगे, तो हम कह सकते हैं सभी जीवों में कुछ जटिल रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं जो ऊर्जा के निर्माण व अन्य पदार्थों के सृजन में सहायक होती है। यानी कुछ ऐसे रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। ये प्रक्रियाएं कितने प्रकार की होंगी, तो हम कहेंगे ये प्रक्रियाएं होती हैं 2 प्रकार की। अब 2 प्रकार की क्यों होंगी, क्योंकि एक होती है अपचयी और दूसरी होती है उपचयी। उपचयी मतलब उपचयी, उपापचय, उपापचय। इसको कैसे समझना होगा, तो यानी जिसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, एक जटिल पदार्थ कोई होगा, जटिल अणु क्या होगा, सरल में कन्वर्ट हो जाएगा। वह रासायनिक प्रक्रियाएं जिनमें कोई जटिल कार्बनिक पदार्थ या कोई अणु रासायनिक है वो सरल अणु में कन्वर्ट हो जाता है, घटित हो जाता है, टूट जाता है, तो उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसी को हम अपचयी उपापचयी प्रक्रियाएं कहते हैं। जबकि हम अगर बात करें उपचयी की, तो इसमें क्या होगा, कुछ सरल पदार्थ, सरल अणुओं से क्या होगा, जटिल अणु बन जाएगा। मतलब जब कोई सरल अणु हो, बहुत सारे अणु हैं सरल, और उनसे एक जटिल अणु बन जाए, तो उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उपचयी अभिक्रियाएं। तो यानी आपने जाना कि उपापचयी प्रक्रियाएं होती है रासायनिक, और ये उपापचयी प्रक्रियाएं कितने प्रकार की होती, 2 प्रकार की होती। एक होती उपचयी और दूसरी होती है अपचयी। तो इनको भी आपने बेहतर तरीके से समझ लिया। ये दोनों होती, जैसे श्वसन, अगर हम श्वसन की बात करें तो श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें जो है रासायनिक पदार्थ क्या होता है, टूटता है, और टूटने के बाद क्या होता है, वो कई सारे टुकड़ों में बढ़ जाता है रासायनिक पदार्थों, इससे ऊर्जा बनती है। अब ऊर्जा बनती तो हम कह सकते हैं कैसी है, अपचयी क्रिया है। जैसे हम उदाहरण देना चाहें तो हम कहेंगे C6H12O6, और यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन साथ में प्लस हो जाएगी, और ये क्या है, ये आपका है ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज। अब ये टूटेगा तो क्या बनेगा, 6U2
6H2O प्लस एनर्जी, एनर्जी मतलब ऊर्जा। तो आप देखिए यहाँ पर ग्लूकोज एक जटिल कार्बनिक पदार्थ था या जटिल कोई रासायनिक अणु था, और यही जटिल जो रासायनिक अणु है अब देखो ऑक्सीजन से योग करके सरल भागों में टूट गया, सरल भागों में कन्वर्ट हो गया। और जब सरल भागों में कन्वर्ट हो गया और साथ में ऊर्जा भी बनी है, साथ में ऊर्जा भी बनी, तो हमने बताया है जो ऊर्जा के निर्माण में व अन्य पदार्थों के सृजन में सहायक होती हैं, तो यानी हम कहेंगे ऊर्जा बन नहीं, तो ये एक प्रकार का है जटिल कार्बनिक पदार्थ, सरल भागों में टूट गया है, तो ये हो जाएगी आपकी अपचयी क्रिया, अपचयी क्रिया। और अगर इसी को हम उल्टा कर दें, इसी को उल्टा कर दें, अगर हम इसी को उल्टा कर दें तो कैसे समझेंगे? हमने क्या किया, हमने CO2 लिया, हमने H2O लिया, और यहाँ पर सनलाइट है, सनलाइट सूर्य का प्रकाश, और हो कहाँ रही है? पेड़ पौधों के क्लोरोफिल में हो रही है, ये क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में, यानी फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, उसमें क्या होगा? यही निर्माण हो जाएगा, यही जो है अणु का निर्माण हो जाएगा, प्लस 6O2 बनेगी, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6। तो इस प्रकार देखेंगे यहाँ पर बन गया है, इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो जब जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करेंगे तो हम उसे कहेंगे उपचयी क्रिया। तो यहाँ पर आपने समझा कि उपचयी क्रिया और अपचयी क्रिया क्या होती, इसको भी आपने समझ लिया। तो अब हम चलते हैं उपापचयी, जब अपक्रिया हो जाएगी तो तीसरी हेडिंग की ओर चलते हैं। तीसरी हेडिंग आप कह सकते हैं प्रजनन, प्रजनन, या इसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। तो यानी बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं, बल्कि सभी जीव होते हैं जो अपने ही जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं, बस उनके माध्यम बहुत सारे हो सकते हैं, तरीके बहुत, क्योंकि जनन भी कई प्रकार का होता है। लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जबकि अलैंगिक जनन को एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। या फिर ऊतक संवर्धन होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। बहुत सारे ऐसे प्रक्रम हैं जिनके द्वारा हम नई संतानों को निर्माण कर सकते हैं, यानी अपने ही जैसी संतानों को जन्म देना, अपने ही जैसी संतानों को जन्म देना ही प्रजनन कहलाता है। एक लाइन में अगर हम लिखना चाहें तो कह सकते हैं अपने ही गुणों वाली संतान, यानी एक नया जीव को जन्म देना, या हम कह सकते हैं उत्पन्न करना, उत्पन्न करना ही प्रजनन कहलाता है। यानी अपने ही जैसे, परिभाषा बहुत लंबी है, जितना भी आप लिखना चाहें, लेकिन अभी क्या आपको का कॉन्सेप्ट को समझना है। अभी आप कॉन्सेप्ट समझिए कि बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट होता क्या है। यानी अपने ही जैसी संतान या जीव को उत्पन्न करना है। जैसे मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही होगा, गाय का बच्चा गाय ही होगा, या फिर आप कह दीजिए कि अमरूद का पेड़ है उसे अमरूद ही होगा, आम नहीं हो सकता है। गेहूं के पौधे आपने लगा रखे हैं, किसानों ने लगा रखे, तो उसे चने आप नहीं निकाल सकते हैं। कहने का तात्पर्य अपने ही जैसे संतानों को जन्म देते हैं, जिसे हमने क्या कहा है, इसी को हमने प्रजनन कहा है। अब ये सेक्सुअल होगा, एसेक्सुअल होगा, तो ये सिर्फ जीव में होगा। अपने ही जैसे संतान, जैसे आपने एक मोबाइल लिया, उसी मोबाइल से सैमसंग का मोबाइल, उस सैमसंग के मोबाइल से एक सैमसंग मोबाइल और तैयार कर लो। वीवो का लिया, एक वो वीवो का और हो जाए, या एप्पल का आपने लिया आईफोन, तो वो एक और आईफोन तैयार हो जाए। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो सजीव हैं उन्हीं में संभव है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं मोबाइल सजीव नहीं है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। तो यानी सजीवों के लक्षण में आप देखेंगे प्रजनन भी एक प्रकार का लक्षण होता है। फिर हमने आपको बताया था प्रजनन के बाद गति बताई थी, तो आइए गति की बात कर लेते हैं। गति, गति यानी मूवमेंट, मूवमेंट की बात कर लें तो मूवमेंट में भी हमने अभी बताया था जितने भी जीवधारी होते हैं वो सब एक जगह से दूसरे स्थान पर गति यानी प्रचलन की प्रक्रियाएं करते हैं,
या उनके शरीर में विभिन्न प्रकार की गतियाँ होती रहती हैं, और जितने भी जीवधारी हैं सब मूवमेंट करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रचलन करते हैं। मूवमेंट को हम प्रचलन से भी संबोधित कर सकते हैं, तो हम कहेंगे सभी जीवधारी विभिन्न प्रक्रियाओं तथा अनुकूलन के लिए प्रचलन यानी गति करते हैं। यानी आपको कॉन्सेप्ट क्या समझना है, गति करते, मूवमेंट करते हैं। जितने भी जीवधारी होते हैं अपनी ही जैसी मतलब जो संतान बनानी है या भोजन की तलाश करनी है या अन्य कोई प्रोसेस करनी है, उन सभी प्रक्रियाओं के लिए क्या करना होता है, इनके अनुकूलन बनाने के लिए क्या करना होता, प्रचलन या गति करनी होती, मूवमेंट करना होता है अपनी ही जगह पर रहकर। कुछ जैसे पेड़ पौधे अपनी ही जगह पर कहते हैं मूवमेंट, जबकि जितने जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, वो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं द्वारा यहाँ से वहाँ प्रचलन भी कर लेते हैं। तो इस प्रकार एक ये भी लक्षण हो जाएगा, और ये स्वतः और निर्जीव नहीं कर सकते हैं। फिर आगे हम चलेंगे, अगला टॉपिक आपका आ जाएगा जैसे श्वसन। तो यहाँ पर अगला टॉपिक हम बताते हैं श्वसन, यानी इसे कहते हैं रेस्पायरेशन। यानी जितने भी जीवधारी होते हैं उनमें श्वसन की प्रक्रिया होती है। श्वसन का मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करके भोजन जो है या पोषक पदार्थ है उनको तोड़ते हैं, जिसके कारण ऊर्जा बनती है, और ऊर्जा बनती है जिसके द्वारा वो समस्त जैविक प्रक्रियाएं कर पाते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं कैसे, हम बोल पा रहे हैं, हम हंस पा रहे हैं, हम हाथ पैर चला पा रहे हैं, हम नींद ले पा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो हम किसके कारण, श्वसन के कारण। आइए चलते कैसे कहेंगे समस्त जीवधारी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, जिसके द्वारा जैविक प्रक्रियाओं को संपन्न करने हेतु ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी समस्त जीवधारी क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया करते हैं, और इसी ऑक्सीकरण प्रक्रिया द्वारा हमारी जो जैविक प्रक्रियाएं हैं, जैविक का मतलब होता है जो जीवों में प्रक्रियाएं हो रही, उन सबको संपन्न करना होगा, क्रियाओं को करना होगा। उसके लिए हमें ऊर्जा चाहिए, क्योंकि बिना ऊर्जा के हम कुछ कर नहीं सकते। तो उस ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होगा, श्वसन द्वारा। तो यानी वो होना जरूरी है, नहीं तो शरीर क्या है, व्यर्थ है। वो तो एक ना उसमें कोई मूवमेंट होगा, ना गति होगी, कुछ नहीं होगा। ऊर्जा बहुत जरूरी, जब तक ऊर्जा नहीं कुछ नहीं। तो ऊर्जा मिलती है श्वसन द्वारा। तो सभी जीवधारी श्वसन भी करते हैं। अगला हम कहेंगे न्यूट्रिशन, यानी पोषण। न्यूट्रिशन यानी पोषण। सभी जीवधारी क्या करते हैं, वो कुछ ठोस, तरल, अर्ध तरल, किसी रूप में भी वो क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। कुल मिलाकर हम कहेंगे खाद्य पदार्थों को ठोस, तरल, अर्ध तरल आदि के रूप में ग्रहण करते हैं। ग्रहण मतलब अंदर लेते हैं। अब जैसे हम ही हैं जीवधारी, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली सब जीव हैं, आप ये खूब जानते हैं। अब हम जीव हैं तो हम देखो भोजन के रूप में रोटी भी लेते हैं, दूध यानी मिल्क भी लेते हैं, पानी भी लेते हैं। तो यानी कुछ ना कुछ हम ग्रहण करते रहते हैं। जो ये ग्रहण कर रहे हैं, ये जो अंतर ग्रहण करने की प्रोसेस है, वही पोषण कहलाती है, वही न्यूट्रिशन कहलाती है। तो यानी ये न्यूट्रिशन भी करते हैं जितने भी जीवधारी होते हैं। तो यानी ये पोषण भी एक कहीं ना कहीं गुण बन जाता है, जीवधारियों का प्रमुख लक्षण बन जाता है। यानी न्यूट्रिशन भी करते हैं। और ये न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है, इसको डिटेल में भी हम बताएंगे। अभी तो हम सिर्फ ये बता रहे हैं आपको कि जीवधारी के लक्षण क्या है, फिर इसको डिटेल में समझना। लेकिन अभी हम थोड़ा बेसिक तरीके से बता रहे हैं क्या है। तो ये देखा जाए न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है मुख्यतः, स्वपोषी पोषण
और एक हो जाएगा विषम पोषी पोषण। स्वपोषी का मतलब ये जीवधारी जैसे पेड़ पौधे होते जो हरे, वो स्वयं भोजन ही निर्माण कर लेते। अभी हमने प्रकाश संश्लेषण बताया था, उस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा स्वयं ही भोजन का निर्माण कर लेते हैं। तो ऐसे जीवधारियों को हम स्वपोषी कहेंगे, तथा ये जो भोजन प्राप्त करने की या पोषण की प्रक्रिया है उसी को हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। और जबकि विषमपोषी पोषण क्या होता है, जो अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए किसी दूसरों से आहार लेता है, दूसरों से पोषक पदार्थ प्राप्त करता है और ठोस या तरल या अर्धतरल के रूप में ग्रहण करता है अपनी जैविक प्रक्रियाओं के संपन्न के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं विषमपोषी पोषण। उसे कहते हैं विषमपोषी पोषण। तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, अगर वो हरे पेड़ पौधे हैं तो हम कहेंगे वो सभी क्या हैं, स्वपोषी हैं। और जबकि जितने जंतु हैं वो सभी जंतु क्या हैं, परपोषी होते हैं, यानी विषमपोषी होते हैं। तो इतना आपने समझ लिया। अब हम एक हेडिंग और बताना चाहेंगे, संवेदनशीलता। एक हेडिंग और बताना चाहेंगे, संवेदनशीलता। क्या हो जाएगी, संवेदनशीलता बहुत इंपॉर्टेंट है। संवेदनशीलता क्या होती है, या हम कहेंगे सेंसिटिविटी। इसी को हम कहते हैं सेंसिटिव। जो आपके अंदर सेंसिटिवपन होता है, उस सेंसिटिवपन किसके कारण होता है, वो सेंसिटिव, हमारे अंदर सेंसिटिवपन है। हम किसी भी विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के प्रति संवेदित हैं। जैसे गर्मी हमें लगेगी तो पसीना आएगा, ठंड लगेगी तो कपकपी होगी, रोम हमारे खड़े हो जाएंगे। तो ये बहुत सारी सेंसिटिव है। और पेड़ पौधे जो होते हैं उसमें भी अभी हमने बताया था, जैसे सूरज के खिलने पर, सूरज के उगने पर कलियां खिलने लगती हैं, सूरज के अस्त होने पर पत्तियां मुरझाने लगती हैं, मतलब वो आपस में चिपक जाती हैं। तो ये क्या है। और साथ में हमने बताया था अभी कि पेड़ पौधे क्या होते हैं, उनका जो तना प्ररोह होता है वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गति ही करता है। सपोज दैट एक गमला ले लीजिए, आप एक गमले लीजिए, गमले में एक पेड़ लगा दीजिए, और पेड़ लगा दीजिए तो पेड़ आपका तो इस तरह हो जाएगा भाई, इस तरह हो जाएगा। तो अब ये इसी तरह रहेगा, यानी इधर को गति करेगा, दाएं बाएं नहीं करेगा। ये एक कुछ दिन के बाद आप देखेंगे आपका हो जाएगा, ये ऊपर फिर उड़ जाएगा। मतलब ये निश्चित है कि हमेशा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ही गति करता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये संवेदित है किसके, गुरुत्वाकर्षण के प्रति। इसी प्रकार छुई मुई का पौधा स्पर्श के प्रति है। ऐसे बहुत सारे सेंसिटिव होते हैं जो किसी ध्वनि के प्रति होते, कोई प्रकाश के प्रति होते हैं, अनेक प्रकार के होते, स्पर्श के प्रति होते हैं। तो बहुत सारी संवेदनशीलताएं विद्यमान होती हैं। तो ये बहुत सारे हमने जो आपको गुण बताए, ये साबित करते हैं कि सजीव में अगर ये सारी चीज़ें हैं तो उसे हम सजीव कह सकते हैं। अब इसके आगे हम आगे लेकर आएंगे पार्ट 2। यहाँ तक आपने विजिट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हमें कमेंट के माध्यम से भी ये बताइए कि आपको कैसा लगा, और आगे हम इसी तरह जारी रखें या ना जारी रखें। और चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि हम ऐसे वीडियो और आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।